तो प्यारे बच्चों, आपने वर्गीकरण पढ़ लिया है। वर्गीकरण में जो पदानुक्रम है आपको अच्छे से याद है। पदानुक्रम में जो संवर्ग हैं उच्च से लेकर निम्न तक, जैसे उच्च पे जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, हमें लग रहा है ये अच्छे से आप जान गए होंगे। और मैंने दो जंतुओं और 2 पौधों का वर्गीकरण करके भी आपको चार्ट के माध्यम से बताया था, जो एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोगों को जो पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है आज जाति संकल्पना। जाति संकल्पना, तो जाति की परिभाषा हम बता चुके हैं। जाति वर्ग की और जैव विकास की इकाई होती है, ठीक है ना। जाति की परिभाषा बता चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जाति के बाद एक जो शब्द है बार बार यूज किया जाता है, जाति वृत्त। जाति वृत्त, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर जगत, जगत प्रणाली। जगत, जैसे कि अभी जब हम वर्गीकरण में बता रहे थे तो पादप जगत, जंतु जगत, ऐसे कुल 2 जगत, 3 जगत, 4 जगत, 5 और 6, 7 जगत प्रणाली सिस्टम है। और हम लोग किस प्रणाली सिस्टम को फॉलो करते हैं आप इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 डोमेन। 3 डोमेन, ये पूरे जो 5 या 6 जगत है, इस सभी जगतों को 3 डोमेन में भी विभाजित किया गया कुछ वैज्ञानिकों द्वारा। हम लोग इसको भी देखेंगे। और जो आखिरी जो हम लोग पढ़ेंगे, वर्ग की साधन। वर्ग की साधन, साधन क्या होता है? वास्तव में वर्गीकरण करने के लिए हम जीवों को पहचानते हैं और पहचानने के लिए जो साधन यूज करते हैं, संसाधन यूज करते हैं, जो साधन हम यूज करते हैं, जैसे हार्बेरियम बनाते हैं। हार्बेरियम की फाइल के द्वारा बहुत सारी वनस्पतियों के बारे में जानकारी लेते हैं, या चिड़ियाघर में बहुत सारे जो वन्य जीव हैं उनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, या बोटेनिकल गार्डन है वहाँ पे बहुत सारे पौधे, जीवित पौधे रखे जाते हैं, ये सब जैविक साधन कहे जाते हैं या वर्गीकी साधन कहे जाते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। पहला, जाति संकल्पना। जैसा कि बच्चों जानते हो, जो जाति है या स्पीशीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन रे ने किया था। जॉन रे, तो इनको याद रखना है। ये जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्होंने किया था। और एक साइंटिस्ट हैं मायर। मायर के अनुसार जाति आपस में संकरण करने वाले समष्टि या एक समान समष्टि या समूह को कहते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जो जाति होती है, जाति के जो सदस्य होते हैं वो संरचना और आकार में समान होते हैं और आपस में जनन करके जननक्षम, किसमें? जननक्षम संतान उत्पत्ति करते हैं। ऐसे सब जातियों को हम जाति कहते हैं, या ऐसे जीव के समूह को हम जाति कहते हैं। जननक्षम इसलिए कह रहे हैं कि जैसे खच्चर है, खच्चर आप लोगों ने देखा है, खच्चर, टिगलायन या जेब्रॉयड, ये तीनों जीव ऐसे हैं जो जनन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम जाति नहीं मानते। खच्चर जो घोड़ी व गधे की संतान है, तो जो जाति होती है वे सदस्य आपस में जनन करते हैं और आपस में जनन करके जनन संतान उत्पन्न करते हैं और दूसरे जीवों से जनन नहीं कर सकते,
ठीक है, प्रकृति ने ऐसे कुछ नियम बनाए कि दूसरे जीवों से जनन करना संभव नहीं है। अगर जनन हो भी जाता है तो उसकी जो संतान होगी वो जनन करने में सक्षम नहीं होगी। जैसे खच्चर, किसकी संतान है? घोड़ी और गधे की। या टिग्लॉयन, शेरनी व चीता की संतान, जिसे हम टिग्लॉयन कहते हैं। जेब्रायड, जेब्रा और गधे की संतान, गधे। ये तीनों संकर प्रजातियां हैं। क्या हैं? संकर प्रजातियां हैं। और इन तीनों से उत्पन्न जो जीव है उसे हम जाति नहीं मानते हैं। और जो ये संकल्पनाएं हैं, ये 3 संकल्पनाएं हैं इसकी। आइए हम लोग उसको भी बारी बारी से देख लेते हैं। नंबर 1, आकारी संकल्पना। ये जो संकल्पना है ये लिनियस के समय का, लिनियस और उनके समकालीन वैज्ञानिकों के अनुसार, समकालीन वैज्ञानिकों के अनुसार जो आकार में लगभग समान हो, ठीक है, संरचना में समान हो, ऐसे जीवों को जाति कहा जाता था। तो इसे हम आकारी संकल्पना कहेंगे। दूसरी जैव वैज्ञानिक संकल्पना, जैव वैज्ञानिक संकल्पना। ये जो संकल्पना है ये मायर और उनके समकालीन वैज्ञानिकों के द्वारा यह संकल्पना अपनाई गई, जिसके अंतर्गत जो जीव होते हैं वो जीव का समूह आपस में जनन कर जननक्षम संतान उत्पत्ति करते हैं। तो मतलब है कि ये एक परिकल्पना, जैव वैज्ञानिक परिकल्पना है, जातीय परिकल्पना, जिसमें ऐसे जीव जो संरचना में भी समान हो और आपस में जनन करने में भी सक्षम होते हैं। जो तीसरी संकल्पना है उसको हम जीनिक जातीय संकल्पना कहते हैं। इसके अंतर्गत जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, कौन? आधुनिक वैज्ञानिक, इनका ये मानना है कि जो जीव का समूह होता है वो आपस में अंतरजातीय प्रजनन करते हैं, या इसे कहेंगे अंतरा जातीय प्रजनन। और इसके साथ साथ इसका जो जीन पूल वो क्या होगा? समान होगा। ऐसे जीवों के समूह को हम जाति कहते हैं। तो ये 3 संकल्पनाएं हैं, आकारी संकल्पना, जैव वैज्ञानिक संकल्पना और जीनिक जाति संकल्पना। तो हमें लग रहा है ये आपको समझ में आ गया। एक और जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो वर्गीकरण की पद्धति होती है वो कृत्रिम पद्धति हो या प्राकृतिक पद्धति हो, तो उसमें एक और शब्द यूज होता है जिसको कहते हैं जात वृत्ति पद्धति। या जात वृत्ति क्या है? जात वृत्ति किसी भी जाति की विकासीय कथा को, याद रखना है, विकासीय कथा को जात वृत्ति कहते हैं। जात वृत्ति कहते हैं। तो ये याद रखना, विकासीय कथा, कोई भी जीव सदस्य या जाति है उसके जो विकासीय कथा है, जैसे मान लीजिए जो पृथ्वी पे जीव आया या मनुष्य आया
तो मनुष्य की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो एक छोटे जीव से मानी जाती है या श्रुष्ट से मानी जाती है। धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट हुआ तब जाके आदमी में परिवर्तित हुआ। तो ये जो विकासी गाथा या विकासी या इवोल्यूशनरी कथा है, इसी को हम जाति वृत्ति कहते हैं या फाइलोजेनी कहते हैं। बच्चों, वर्गीकरण में जो सबसे उच्च इकाई है उसे कहते हैं जगत। क्या कहते हैं? जगत। तो जगत को कितने पूरे विश्व के सभी जीवों को कितने जगत में बांटा गया है? ठीक है ना। तो प्रारंभ में कैरोलस लिनियस और के द्वारा जो 2 जगत प्रणाली प्रस्तुत की गई। कितनी? 2 जगत प्रणाली। तो कितनी प्रणालियां? इसको हम जगत प्रणाली कहें, जगत प्रणाली। तो इसको भी समझ लीजिए, विश्व के सभी जीवों को जगतों में बांटा गया है। तो ये जो जगत का जो सिस्टम है इसको समझने की जरूरत है। तो पहली जो प्रणाली है 2 जगत प्रणाली, 2 जगत प्रणाली किसने दिया? लिनियस ने। किसने? लिनियस ने। लिनियस ने 2 जगत प्रणाली प्रस्तुत की और इसी दोनों जगत प्रणाली में दोनों जगत हैं। पहले को पादप जगत या इसी को प्लेंटी और दूसरे को जंतु जगत, जंतु जगत या एनिमेलिया, एनिमेलिया। तो पादप जगत, पादप जगत में उन जीवों को रखा गया जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता हो या उसकी सेलवाल में सेलुलोज पाया जाता है। दूसरा जंतु को उसमें रखा गया जिसमें गमन होता हो, गति करते हो या उनमें संवेदनशीलता होती हो। तो इसे हम दो जगत प्रणाली कहते हैं। उसके बाद ये देखा गया कि जो सूक्ष्म जीव हैं या एक कोष की जीव हैं उनको सही स्थान नहीं प्राप्त है, इसलिए वैज्ञानिक 3 जगत प्रणाली। अब 3 जगत प्रणाली किसने दी? ई हैकेल। ई हैकेल और इनके साथ और सहयोगियों ने मिलकर के 3 जगत प्रणाली दिया, जिसमें से 3 जगत, पहला प्रोटोक्टिस्टा, पादप और जंतु। तो ये बच्चों याद रखना है, 3 जगत प्रणाली जिसमें प्रोटोक्टिस्टा में एक कोष की जीव, केवल एक कोष की और जीव रखे गए, और पादप में बहुकोष की पौधे रखे गए, और ये जंतु जगत में बहुकोष की जंतु रखे गए। इसके प्रतिपादक हैं हेग और हैकेल। तो ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर 3 जगत प्रणाली प्रस्तुत की। इसी तरह से 3 जगत के बाद 4 जगत प्रणाली, जो वर्गीकरण की 4 जगत प्रणाली। चार जगत प्रणाली। तो बच्चों आपने देखा कि जो प्रोटोक्टिस्टा है जिसमें सभी एक कोष के जीव रख दिए गए, तो उन एक कोष के जीवों में भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता या प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, उनको इसमें अलग कर दिया गया। 4 जगत प्रणाली प्रस्तुत की गई, जिसमें जो पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा और तीसरा पादप और चौथा जंतु जगत। तो ये आपको ध्यान देना है, जगत। तो बच्चों ये चारों जगत 1 2 3 4, ये जगत 4 जगत प्रणाली कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक ने 4 जगत प्रणाली प्रस्तुत की, जिसमें मोनेरा वे जीव जैसे नीली हरी शैवाल और जीवाणु मोनेरा में रखे गए, प्रोटिस्टा एक कोष की यूकेरियोटिक, और फिर पादप और जंतु जगत। इसी तरह से अगली जो जीव जगत प्रणाली है उसको हम देख लेते हैं, 5 जगत प्रणाली सिस्टम। चौथी 5 जगत प्रणाली।
इंपॉर्टेंट है, 5 जगत प्रणाली, ठीक है ना, जिसे आर एच व्हिटेकर ने 1969 में प्रस्तुत की। इसमें कुल 5 जगत, कौन कौन? नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 एक और पौधों का जो ग्रुप अलग किया गया जिसमें क्लोरोफिल नहीं होते, जिसे कवक, और चौथा पादप जगत, और 5वां जंतु जगत। तो ये इस सिस्टम को हम 5 जगत प्रणाली सिस्टम कहते हैं। आगे जो आपका दूसरा अध्याय है इसी पे आधारित है। हम लोग मोनरा पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, कवक पढ़ेंगे। तो ये तीनों अध्याय 2 में है और इधर अध्याय 3, अध्याय 4। तो हम सब इस जगत प्रणाली को पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 जगत प्रणाली सिस्टम। पांचवा 6 जगत प्रणाली सिस्टम। 6 जगत प्रणाली, नाम से पता चल रहा है कि 6 जगत। इसे कार्ल बूज, कैंडलर और व्हीलर, ये अलग, ये कैंडलर, व्हीलर और कार्ल बूज ने इसे प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत कुल 6 जगत बनाएंगे। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 आर्की बैक्टीरिया, नंबर 3 प्रोटिस्टा, नंबर 4 कवक, नंबर 5 पादप और नंबर 6 जंतु। तो ये 6 जगत सिस्टम है जिसमें मोनेरा के स्थान पर बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को अलग कर दिया गया और इस आधार पे कुल 6 जगत सिस्टम हुआ। इसी तरह से 7 जगत सिस्टम भी है जहाँ पे ये कवक है, इनके 2 भाग कर दिए जाते हैं, अपवंग फबूत, ठीक है ना। तो वहाँ 7 जगत सिस्टम हो जाता है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है 5 जगत सिस्टम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 डोमेन। ये 3 डोमेन वास्तव में ये जो कार्ल बूज इन्होंने 1990 में, कब? 1990 में इन सभी 6 जो जगत हैं उनको 3 भागों में बांट दिया। और किस आधार पे? ये एक डीएनए के आधार पे। किसके आधार पे? आनुवंशिक अणुओं के आधार पे, ठीक है ना। इन्होंने सभी 6 जो जगत है इनको 3 वर्गों में बांट दिया। डोमेन एक जिसे बैक्टीरिया, डोमेन 2 आर्की और डोमेन 3 यूकैरिया। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो बैक्टीरिया है ये यहीं से आ गया, ये आर्की में ये, और बाकी ये चारों ये इसमें आ गए, ठीक है ना, यूकैरिया में। तो इन पूरे 6 संघों को 3 विभागों में बांट दिया इन्होंने। इसी को उन्होंने डोमेन कहा। कौन? कार्ल बूज ने क्या कहा? डोमेन। तो ये याद आप लोग को रखना है, नाम याद रखना है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन पूरे जो जीव हैं संसार के, उसको 3 डोमेन में उन्हें आनुवंशिक, आणविक अनुवंशिकी के आधार पर 3 डोमेन में बांट दिया। कौन कौन? बैक्टीरिया, आर्की और यूकैरिया। यूकैरिया के अंतर्गत जो यूकैरियोटिक हैं, चाहे प्रोटोजोआ हो, ठीक है ना, कवक हो, पादप, जंतु, उसको यूकैरिया में रखा। आर्की बैक्टीरिया को आर्की में, और जो बैक्टीरिया है
उसे बैक्टीरिया डोमेन में रखा गया। तो बच्चों आइए हम लोग आगे देखते हैं। जो अगला बिंदु आप लोगों को बचा हुआ है, वर्गीकी सहायक साधन या टैक्सोनॉमिकल एड्स भी कहते हैं। तो बच्चों वर्गीकरण में जो वर्गीकी सहायक साधन है उसके मदद से हम वर्गीकरण या जीवों को पहचानते हैं। तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि वर्गीकी सहायक साधन कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 हार्वेरियम। हार्वेरियम कुछ बच्चे इसको जानते होंगे। कागज के शीट के ऊपर पौधों को सुखा करके अच्छे से चिपकाया जाता है और समय समय पे वो अध्ययन के लिए यूज किया जाता है। हम लोग इसको भी पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। नंबर 2 वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान। नंबर 3 संग्रहालय या म्यूजियम, ठीक है ना। नंबर 4 चिड़ियाघर। चिड़ियाघर या जंतु उपवन, उपवन, ठीक है ना। और 5 नंबर पढ़ेंगे वर्गीकी कुंजी या इसी को चाबी भी कहते हैं, चाबी या कुंजी। तो ये 5 वर्गीकी साधन है जिसके द्वारा हम जीवों को पहचानने में सहयोग लेते हैं। 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। पहला हार्वेरियम। ये हार्वेरियम है। ये वास्तव में परिरक्षित पौधों को परिरक्षित करके इनको संग्रह किया जाता है और जो पौधे होते हैं या तो वो जड़, तना, पत्ती सहित या उनके अंगों को सुखा करके कागज के शीट के ऊपर चिपका के सुरक्षित रखा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम हार्वेरियम कहते हैं। इसके द्वारा जीवों का या पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें जो हार्वेरियम बनाने की पद्धति है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। नंबर 1 संग्रह, पौधों का संग्रह। पौधों का संग्रह। तो जैसा कि हमने बताया कि हार्वेरियम बनाने के लिए पहले हम पौधों का संग्रह करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। उसके लिए हमें डिगर की ज़रूरत पड़ती है या कैंची या चिमटी की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम उनके ब्रांचेज को, उनकी पत्तियों को अलग कर लें और उनको संग्रह कर लाएं। दूसरी चीज़ है दबाना। दबाना, इसके लिए प्लांट प्रेस। प्लांट प्रेस वास्तव में जिस भी पत्ती, तना या पूरे पेड़ की जो ज़रूरत होती है, पूरे पौधे की ज़रूरत होती है, उसको सुखाया जाता है। सुखाने के लिए प्लांट प्रेस का यूज किया जाता है जिसमें प्लांट प्रेस के साथ साथ उनका जो सैप होता है उसको सुखाने के लिए अवशोषक पेपर, क्या अवशोषक पेपर का यूज किया जाता है या न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर तो जो भी पत्ती है या तना है या जड़ सहित पौधा होता है उसे एक प्लांट प्रेस या कहिए कि एक तख्ती के ऊपर जहाँ पे बहुत पेपर लगा देते हैं और पेपर के बीच में उस पत्ती को, पौधों को लगाकर और फिर उसके ऊपर दूसरा पटरा रख करके उसे दबा देते हैं। क्यों दबाया क्यों जाता है? दबाया इसलिए जाता है कि जो पत्तियां होती हैं वो सूखने के बाद सिकुड़े ना, तो इसे कहते हैं प्लांट प्रेस। तो इसमें कोई भी पत्ती आपने लगा दी और लगाकर दूसरा पट्टा रख करके, चूंकि ये प्लांट प्रेस आते हैं तो उसे हम नाव के द्वारा कस भी देते हैं या इसके ऊपर दूसरी चीजें रख करके इसे हम दबा देते हैं, जिसे कहते हैं दबाना। और इसमें जो तीसरा पॉइंट होता है सुखाना। सुखाना, ठीक है ना। तो ये प्लांट की जो पत्ती है, स्टेम में तना है, इसको हम सुखाते हैं। सुखाने के लिए क्या करते हैं, बार बार ये जो अवशोषक पेपर या न्यूज पेपर होता है उसे हम बदलते रहते हैं, जिसके कारण उसका जो सैप है या जूस है
वो धीरे धीरे उस पेपर से होकर के बाहर निकलता है, उसमें नया पेपर लगा दिया जाता है। तो इस तरह से ये धीरे धीरे पत्ता क्या हो जाता है, सूख जाता है। और सुखाने के लिए आर्टिफिशियल तकनीकी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ड्रायर है या प्रेस के माध्यम से भी इसको आसानी से सुखाया जा सकता है। जब ये सूख जाता है तब इसको, जो चौथा पॉइंट है, चौथा, इसको आरोपित किया जाता है। आरोपण, आरोपण कहाँ करते हैं, एक इस तरह से शीट होती है, कागज की शीट, जिसको हम हार्बेरियम शीट कहते हैं, जिसकी जो लंबाई होती है लगभग 41.25 सेंटीमीटर और इसकी जो चौड़ाई होती है 28.75 सेंटीमीटर। इतना चौड़ा पेपर ये पेपर होता है। इस पेपर के ऊपर उस पत्ती को चिपका दिया जाता है। मान लीजिए ये पत्ती है, ठीक है ना, तो इसको चिपका देते हैं और सेलो टेप से इसको चिपका दिया जाता है। सेलो फेन टेप कहते हैं, उसकी सहायता से इसे हम चिपका देते हैं। इसी को कहते हैं आरोपण, ठीक है ना। आरोपण के बाद जो अगला पॉइंट आता है, पांचवा, लेबलिंग। लेबलिंग, लेबलिंग करना। तो लेबलिंग कहाँ करते हैं, जो पेपर होता है उसके दाहिने साइड पे नीचे कोने पर, यहाँ पर इसकी लेबलिंग की जाती है, नाम इसका लिखा जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा साधारण नाम। साधारण नाम, मान लीजिए ये आम का पत्ता है, ठीक है ना, या तो इसका साधारण नाम आम हो जाएगा। फिर इसका बोटेनिकल नाम या वनस्पतिक नेम, वनस्पतिक नाम। फिर इसका कुल, कुल या फैमिली कहते हैं इसको, फैमिली, फैमिली लिखेंगे। और फैमिली के बाद इसका आवास, आवास या वास स्थान, वास स्थान कहाँ पाया जाता है, इसी लोकेलिटी, लोकेलिटी कहते हैं। और फिर कलेक्टेड बाई, संग्रह कर्ता का नाम और फिर दिनांक। तो बच्चों ये यहाँ पर सारी चीजें लिखी जाती हैं। साधारण नाम, उसका वैज्ञानिक नाम, उस किस कुल का है और इसे कहाँ से, इसका आवास कहाँ है, इसको कहाँ से कलेक्ट किया गया है और कलेक्ट करने वाला कौन है, और दिनांक। ये सारी चीज लिखने की क्रिया को हम लेबलिंग कहते हैं। और फिर इसके बाद जब ये लेबलिंग हो जाता है तो इसको हम सुरक्षित रखते हैं। छठवां पॉइंट है इसका सुरक्षा, ठीक है ना। तो बच्चों जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे फफूंद, बहुत सारे कीड़े मकोड़ों इन पत्तियों को या पेपर को खा जाते हैं। इनको बचाने के लिए कुछ विशेष प्रकार की केमिकल्स, रसायन आते हैं जिनका यूज करते हैं, जैसे नैप्थेलीन की गोली, नैप्थेलीन की गोली। ये नैप्थेलीन की गोली जो छोटे छोटे कीड़े, इंसेक्ट्स आदि से इनको बचाती है। या 2% मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये 2% मर्क्यूरी क्लोराइड का भी छिड़काव इनके ऊपर करते हैं, जिससे इनकी सुरक्षा बनी रहती है। और ये जो हार्बेरियम है, ठीक है ना, इनको बड़े बड़े केसों में लगाकर से सुरक्षित रखा जाता है, जिसका हम अध्ययन वर्गीकरण के अनुसार कर सकें। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा, हार्बेरियम के बाद वनस्पति उद्यान। या बोटेनिकल गार्डन। तो ये जो वनस्पति उद्यान होती है, इसमें जीवित पौधों को का संग्रह किया जाता है। जीवित पौधों को क्रम से रखा जाता है, उनकी लेबलिंग की जाती है, इनके बोटेनिकल नाम और के कुल को रखा जाता है। जैसे प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन
क्यू, ये इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में, या इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा, हावड़ा में है, या अपने यहाँ जो लखनऊ में है जिसके हम कहते हैं नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या इसी को NBRI भी कहते हैं। ये कहाँ पे? लखनऊ में, लखनऊ। तो ये बच्चों वनस्पति उद्यान है जहाँ जीवित पौधों को रखा जाता है। तो हम लोग दूसरा देखते हैं, ये सारी दूसरा था। तीसरा संग्रहालय या म्यूजियम, म्यूजियम। संग्रहालय या म्यूजियम, संग्रहालय या म्यूजियम। तो बच्चों ये संग्रहालय या म्यूजियम प्रयोगशालाओं में होता है, विद्यालय के प्रयोगशालाओं में होता है, जहाँ पे जंतु और वनस्पति के नमूने रखे जाते हैं। किसमें? जंतु व पौधों के नमूने परिरक्षित किए जाते हैं और परिरक्षित करके रखे जाते हैं। जंतु विज्ञान की प्रयोगशाला हो, वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशाला हो, जहाँ पे जीवों को परिरक्षित करके रखा जाता है। और ये जंतु जो पौधे होते हैं उसका परिरक्षण फार्मेलिन और FAA इसे फार्मेलिन एसिटिक एल्कोहल, तो ये रसायन होते हैं जिसके अंदर जीव पादप को और पौधों को रखा जाता है, जिससे वो परिरक्षित पड़े रहते हैं। इनको हम संग्रहालय कहते हैं, जहाँ पे ये नमूने रखे जाते हैं। अगला जो पॉइंट चौथा, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर या जंतु उपवन। तो बच्चों चिड़ियाघर या जंतु उपवन में जो वन्य जीव हैं, किसको? वन्य जीव को प्राकृतिक रूप से, कैसे? प्राकृतिक आवास, ठीक है ना। दो चीजें, पहली बात तो चिड़ियाघर में वन्य जीवों को रखा जाता है, ज्यादातर वन्य जीवों को रखा जाता है और उनके प्राकृतिक आवास के रूप में उनकी व्यवस्था की जाती है, जिससे उनको लोगों द्वारा अध्ययन के लिए, लोगों को मनोरंजन के लिए वो चिड़ियाघर में जाते हैं, अलग जीवों का अध्ययन किया जा सकता है। जो अंतिम है देख लेते हैं हम लोग, पांचवा और इम्पोर्टेंट है कुंजी या इसी को की भी कहते हैं, या वर्गिकी की कुंजी। तो ये बेटा ये वर्गिकी की या कुंजी जीवों को पहचानने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? जीवों को पहचानने के लिए प्रयोग करते हैं, प्रयोग
करते हैं। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन के माध्यम से एक दूसरे विकल्प में जाते हैं और उस विकल्प के द्वारा धीरे से इसका हमें समाधान मिलता है। ताकि हम इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। हम कुछ जीव ले लेते हैं, जैसे मछली ले लिया। मछली, सभी बच्चे मछली देखे हैं, ठीक है ना। मछली, मेढक, सांप, पक्षी, चमगादड़ और बिल्ली। तो कितने बच्चे हैं जो इन जानवरों को नहीं देखे? आइए हम कुंजी के माध्यम से समझते हैं कि इनको कैसे पहचानते हैं। तो कुंजी में जो कथन दिया होता है, जैसे कथन नंबर 1, क्या इनमें बाएं कान है? बाएं कान है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है, कथन है क्या इनमें बाएं कान है? तो आप लोग देख के बताइए बाएं कान किस में है? इसमें है, नहीं है। मेढक में है, नहीं है। सांप में है, नहीं है बाएं कान। पक्षी में नहीं है। चमगादड़ में है, बिल्ली में है। तो आप क्या लिखेंगे? हाँ। क्या इन दोनों में चूंकि है बाएं कान तो आप लिखेंगे हाँ, और इन चारों में नहीं है तो कहेंगे नहीं, ठीक है ना। तो जब आपने हाँ कहा तो इसके आगे जो कथन लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसके आगे लिखा हुआ है कि अगर हाँ है तो विकल्प 2 पे जाएं, विकल्प 2 पर जाएं, 2 पर जाएं, ठीक है ना। तो आप 2 पे जाइएगा। अगर नहीं है, कान नहीं है, तो लिखा है विकल्प 3 पे जाएं, विकल्प 3 पर जाएं। हम देखते हैं विकल्प 2 पे क्या लिखा हुआ है। अब हम दूसरे विकल्प पे जाते हैं, जो विकल्प कुंजी में जहां पे भी विकल्प होगा उसको हम खोज करके हम 2 पे जाएं। अब जब 2 पे जाएंगे तो 2 पे लिखा हुआ है, क्या ये उड़ते हैं? ठीक है ना। तो चूंकि आपने हाँ कहा तो हाँ किसके लिए कहा है? हाँ आपने चमगादड़ के लिए कहा। चमगादड़ में कान होता है और बिल्ली में कान होता है। तो हाँ के लिए 2 विकल्प लिखा हुआ, क्या ये उड़ते हैं? तो आपने कहा हाँ, हाँ ये उड़ता है। जब ये उड़ता है तो इन्होंने कहा कि अगर ये उड़ता होगा तो ये जरूर चमगादड़ होगा। मतलब है अगर बाह्यकर्ण है और वो उड़ता है तो कौन उड़ता है? चमगादड़। आप सोच के बताइए और कोई जंतु है जिसके बाएं कान हो उड़ते हो? नहीं, चमगादड़ ये है जो उड़ता है। दूसरा इसने लिखा नहीं, ठीक है ना। ठीक, तो अगर नहीं उड़ते हैं तब क्या होगा? तो इन दोनों में देखिए, चमगादड़ उड़ता है और बिल्ली क्या करती है? नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्ली। आ गया दोनों उत्तर। तो ये कुंजी है, इसके सहारे से हम इस जीवों को पहचानते हैं। आइए हम इस वाले विकल्प चलते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 नंबर, क्या 3 नंबर पे जाए। तो हम लोग 3 पे देखते हैं, 3 पे क्या है? 3 पे भी यही है, क्या ये उड़ते हैं? क्या ये उड़ते हैं? तो अब चूंकि ये दोनों को आप लोगों ने पहचान लिया, इसको और इसको, ठीक है ना। अब बच्चा ये, तो इसमें भी 2 चीजें है कि ये देखिए ये उड़ता है और ये सब नहीं उड़ते हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा हाँ ये उड़ता है। अगर ये उड़ता है तो क्या होगा? पक्षी, जिसको कान नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपने कहा नहीं, नहीं, तो ये कह रहा है अगर नहीं है तो विकल्प 4 पे जाएं, विकल्प 4 पर जाएं। समझ रहे ना। ये कर आप 4 पे जाएं, मतलब है कि इन तीनों में, मछली में, मेढक में और सांप में, ठीक है ना। सांप में ये तीनों नहीं उड़ते हैं, ये नहीं उड़ते हैं, तो कह रहा है विकल्प 4 पे जाएं। अब हम लोग देखते हैं विकल्प 4 क्या है, ठीक है। तो बच्चों इतना समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप फिर से देख लीजिए, इसका अच्छे से नोट कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। हम लोग देखते हैं विकल्प 4 क्या है। विकल्प 4,
विकल्प 4 पे लिखा हुआ है कि क्या इनके पैर हैं, क्या इनके पैर हैं। ठीक है ना। तो बच्चा कौन कौन था आपका, लिख देता हूं, मिटा दिया गलती से। क्या क्या था, मछली थी, मेढक था और सांप, यही तो 4 चीजें हैं। ठीक है ना। तो ये कह रहा क्या इनके पैर हैं, तो आप कह रहे हैं हाँ पैर हैं। अगर हाँ पैर हैं तो इनमें चारों में किसके पैर हैं, तो सीधा सा पता चल रहा है कि मेढक का। मेढक, न तो मछली के पैर हैं न तो सांप के पैर हैं। इसमें जो दूसरा विकल्प होगा नहीं, अगर है पैर, एक में पैर है, हाँ है तो मेढक, नहीं है तो विकल्प 5 पर जाएं। ठीक है ना। तो 5वां पे आ जाते हैं। 5वां में लिखा है कि क्या इनमें क्लोम दरारें हैं, क्या इनमें क्लोम दरारें हैं, या इसी को गिल्स हैं। तो बचा कौन सा, ये मेढक भी हो गया, यहाँ मेढक हो गया, बचा ये दोनों। इन दोनों में आपको पहचानना है कि क्या इनमें क्लोम दरारें हैं, तो आपने कहा हाँ, क्या कुंजी कह रही हाँ। अगर हाँ तो क्या होगा, मछली। और क्लोम दरारें नहीं तो क्या होगा, सांप। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस कुंजी के माध्यम से जीवों को पहचाना जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार की कुंजियां होती हैं। एक को हम योग्ड कुंजी कहते हैं, ब्रैकेट कुंजी कहते हैं। ठीक है ना। तो और जो वर्गीकरण में अलग अलग वर्ग की सोपान के लिए अलग अलग कुंजी होती हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कुंजी सब में काम करती है। तो अलग अलग कुंजियां होती हैं जिसकी मदद से हम जीवों और पौधों को पहचानते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इस चैप्टर में जैसा कि आप सब जानते हैं कि 70% इस साल आपको पढ़ना है, 30% आपको नहीं पढ़ना है, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कि कितना आपको पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। आप वहाँ से देखिए, जितना पढ़ना है उतना ही आप पढ़िए। ठीक है ना। और जो नहीं पढ़ना है वो आप ना पढ़िए, या पढ़ना चाहते तो पढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।